हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर के अंदर आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम कवर करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था नॉन कोडेट्स एनिमल के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ से रिलेटेड बीएससी के एग्जाम पेपर में किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 7.5 नंबर में या 10 नंबर में, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। साथ में हो सकता है कि आपसे क्लासिफिकेशन भी पूछा जाए। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊं, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। ये जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, इनकी संख्या लगभग 50,000 इनकी स्पीसीज है जो कि फ्रेश वाटर में टेरेस्ट्रियल होती है और समुद्री जल में भी इनका हैबिटेट रहता है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। इसकी कुछ जातियां जो होती है वो पैरासाइटिक के फॉर्म में भी पाई जाती है, राइट, परजीवी के रूप में। इसके बाद आपको लिखना है नंबर 2 पॉइंट, ये सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर वाले यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। आपको साइलेंट फीचर जब भी आप लिखें तो आपको यहाँ पर नंबर वाइज लिखना है। आपको ऐसा नहीं करना कि इकट्ठे ही आप लिख दें, आपको नंबर वाइज पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने फाइलम प्रोटोजोआ के स्पीसीज को मेंशन किया, उनके हैबिटेट के बारे में बताया कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं और किस किस फॉर्म में वो मिलते हैं। इसके बाद आपने नंबर 2 पॉइंट में बताया कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। तो जैसा कि यहाँ पर पॉइंट 2 में मेंशन भी किया गया है कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल वाले, एक ही कोशिका के होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एक कोशिकीय व माइक्रोस्कोपिक एनिमल। विदाउट माइक्रोस्कोप के आप इनको नहीं देख सकते। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट में आपको लिखना है अधिकांश, यानी कि मोस्टली जो होते हैं वो एकल होते हैं, कुछ निवह में रहते हैं। एकल मतलब सोलिटरी, अकेले रहना पसंद करते हैं, तन्हा तन्हा रहते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे हैं जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उसे कहा जाता है निवाह। निवह के सभी जंतु जो होते हैं वो समान तथा स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट आपको लिखना है, इनका जो शरीर होता है वो सिमेट्री के बेस पर देखा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बॉडी को बीचों बीच कट करने की कोशिश करें तो एक पार्ट इधर आएगा, ठीक उसी प्रकार का एक पार्ट इधर आ जाएगा। यानी कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसे हम क्या कहेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक ऐसे प्लेन से अगर आप कट करेंगे, यानी कि जितना पार्ट इधर आया है ठीक उतना ही पार्ट इधर भी आए, तो इसे कहा जाता है बायलेटरल सिमेट्री। यानी कि इस प्रकार के बॉडी की सिमेट्री क्या कहलाएगी, बायलेटरल सिमेट्री। तो ये जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स होते हैं ये सिमेट्री में एसिमेट्रिकल होते हैं, असममित भी होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री भी शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं। ऐसी बॉडी जो कि रेडियल सिमेट्री को शो करती है उसे आप किसी भी प्लेन से कट करेंगे वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसके बाद स्टूडेंट स्फेरिकल सिमेट्री को भी ये शो करते हैं। नंबर 5 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, शरीर जो होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो या तो नग्न होती है या इस पर पेलिकल का एक महीन, एक बहुत ही थिन लेयर होती है, एक आवरण होता है जो कि एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कुछ में शरीर के बाहर एक्सोस्केलेटन के रूप में कवच या टेस्ट होता है। जीवन में यानी कि लाइफ में होने वाली जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो क्रियाएं होती हैं, वो एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। नंबर 7 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, शरीर में एक या एक से अधिक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो मोनोमॉर्फिक होता है और डाइमॉर्फिक भी होता है। अगर आप इन एनिमल के यूनिसेल्युलर बॉडी को देखेंगे तो एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं और वो न्यूक्लियस मोनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, यानी कि एक रूपी भी हो सकते हैं, और डाइमॉर्फिक भी हो सकते हैं, यानी कि द्विरूपी भी हो सकते हैं, 2 तरीके के रूपों में भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, चलनांग, यानी कि लोकोमोशन इनमें कैसे होता है, ये गति कैसे करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हमारी जो टांगे हैं वो हेल्प करती हैं, तो इन एनिमल्स को चलने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए एक जगह से इनके अंदर क्या पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये जो है मूवमेंट करते हैं।
तो चलनांग यानी कि लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, फ्लेजेल्ला होते हैं जिनकी हेल्प से लोकोमोशन करते हैं, सीलिया होते हैं जैसे कि पैरामीशियम के अंदर आप लोग देखेंगे सीलिया पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से मूवमेंट करते हैं, सीलियरी मूवमेंट करते हैं। कुछ में प्रचलन अंगों का अभाव होता है, यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर बहुत से एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्टेगनेंट होते हैं, यानी कि एक ही जगह रहने वाले, वो लोकोमोशन नहीं करते, वो मूवमेंट ही नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि उनके अंदर चलने वाले ऑर्गन जो लोकोमोशनरी ऑर्गन्स होते हैं उनका अभाव होता है, वो एब्सेंट रहते हैं। नंबर 9 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, न्यूट्रिशन, यानी कि इन एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, फूड ये क्या खाते हैं। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है इनके अंदर, होलोफाइटिक भी होता है, सेप्रोफाइटिक भी होता है और ये पैरासाइटिक टाइप का भी इनके अंदर न्यूट्रिशन देखा जाता है, राइट। नंबर 10 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, एनस या माउथ जो ओरल वाला पार्ट होता है निश्चित छिद्रों के रूप में होते हैं तथा पाचन क्रियाएं जो होती है वो एंडोसेल्युलर होती है, अंतःकोशिकीय होते हैं। नंबर 11 पॉइंट अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाता है तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर गैसियस का एक्सचेंज होता है। तो इनकी बॉडी में किस प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा बॉडी की सामान्य सरफेस या सतह से होता है। उसके बाद नंबर 12 पॉइंट आता है एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन। जैसे ह्यूमन बॉडी में हम लोग जो है अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये एनिमल किस प्रकार से निकालते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स या सामान्य सतह से होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं वो जल नियमन यानी कि वाटर को बैलेंस करने का कार्य भी करते हैं। अगर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर चला जाता है उसको बैलेंस करने का काम भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का होता है, साथ में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 13 आता है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो क्या इन एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 आता है एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इन एनिमल्स के अंदर द्विखंडन विधि के द्वारा, यानी बाइनरी फिजन के द्वारा, बहुखंडन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है यानी कि मुकुलन होता है, तथा लैंगिक जनन जो होता है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, जैसे कि हम लोग सिंपली पैरामीशियम के अंदर देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 15 आता है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र में एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल पीढ़ियों का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, पीढ़ियों का एकांतरण देखने को मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट पॉइंट नंबर 16 की, तो इन्वायरमेंट में प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में, जिस समय बहुत ही सूखे की हालत होती है, फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि उस समय क्या होता है कि सिंपली इन एनिमल्स के लिए बहुत ही कठिन समस्याएं आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, ये जो है इंसिस्टमेंट करते हैं, राइट। और उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल दशाएं आती हैं, तो ये जो है सिस्ट से बाहर निकल करके ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है सर्वाइव करने का। इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 17 में आपको नोट डाउन करना है, इनमें काय द्रव्य और जनन द्रव्य का विभेदन नहीं होता है, और यही एक ऐसा कारण है स्टूडेंट जिसकी वजह से इन एनिमल्स की नेचुरल डेथ नहीं होती है, यानी कि इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी जो है हमारी नेचुरल डेथ हो जाती है, यानी कि यदि कोई हमें ना मारे या किसी वजह से हम नहीं मरे तो हमारी नेचुरल डेथ हो जाती है, लगभग 70 से 75 या 100 वर्ष की उम्र में जाते जाते हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, यदि एक्सीडेंटली किसी वजह से अगर ये मर गए तो मर गए, अदरवाइज नेचुरल डेथ यानी प्रकृति मृत्यु उनकी नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अगर आपको फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो।